Hey everyone, so in this video we will learn about कीमोथेरेपी, उसका इंट्रोडक्शन और हम लोग सल्फोनामाइड भी में स्टार्ट करेंगे और उसको ख़त्म भी कर देंगे। इसको हम लोग स्टोरी, लॉजिक और फेमस जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के पॉइंट्स हैं उनको लर्न करेंगे। मैं आपको ट्रिक्स और निमोनिक्स की मदद से आपको याद करवाऊँगा। आपको रट्टा नहीं करना है। जहाँ आपको रट्टा करने का होगा मैं बता दूंगा, आपको यहाँ पर रटना ही पड़ेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कीमोथेरेपी हम आर द ड्रग्स फॉर द कैंसर, बट नॉट ओनली द ड्रग्स फॉर कैंसर बट ऑल्सो यूज फॉर अदर पर्पस। नाउ द डेफिनेशन ऑफ कीमोथेरेपी इज दैट these are agents that are designed to inhibit or kill the infective organisms without or minimal affecting the host cells. कीमोथेरेपिक एजेंट वो एजेंट होते हैं जो कि जो इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं या तो उनको किल कर देते हैं। ये होस्ट को बहुत ही कम इफेक्ट करेंगे, अदरवाइज करेंगे भी नहीं। माइक्रोऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट्स। There is an analogy between malignant cells like cancerous cells and microorganisms. इसीलिए हम लोग कैंसर ट्रीटमेंट को हम लोग कीमोथेरेपी भी कहते हैं। नाउ कमिंग टू एंटीमाइक्रोबियल्स। एंटीमाइक्रोबियल्स आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीबायोटिक्स। अब हम लोग एंटीबैक्टीरियल के बारे में जानते हैं। एंटीबैक्टीरियल का मेन टारगेट होता है बैक्टीरिया ही होता है। जैसे अल्कोहल भी यूज होता है इनको किल, अल्कोहल कैन आल्सो बी यूज एज एंटीबैक्टीरियल। कुछ एंटीबॉडीज़ होती हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, लैक्टिक एसिड। एंटीबायोटिक जो होते हैं दे नेवर किल वायरस को ये किल नहीं करते हैं। दे ओनली प्रिवेंट द इन्फेक्शन spread by viruses. So for the antibiotics their main target is bacteria, fungus and parasite only. Soap, detergent and disinfectant act in very high concentration. High concentration में antibacterial की तरह एक्ट करते हैं। मेडिसिन्स जिनका ओरिजिन माइक्रोब से ही होता है वो वेरी लो कंसंट्रेशन में भी एक्ट करते हैं। अब हम लोग हिस्ट्री जानते हैं कीमोथेरेपी की, कैसे आया ये। अर्लियर इन 16 to 17 सेंचुरी फीवर को हम लोग ट्रीट करते थे सिंकोना बार्क से, और जो बॉयल है बर्न को हम लोग कर्ड से ट्रीट करते थे। लेप्रोसी को चॉलमोग्रा ऑयल से ट्रीट करते थे। इंटेस्टाइनल वॉर्म को हम लोग चिनोपोडियम ऑयल से ट्रीट करते थे। इसका एक ट्रिक ये है कि चाइना में वॉर्म खाते हैं, चाइना के लोग जो हैं वो वॉर्म खाते हैं, तो इंटेस्टाइनल वॉर्म को ट्रीटमेंट में हम लोग चिनोपोडियम ऑयल यूज़ करते हैं। अब 18th सेंचुरी में क्या हुआ, पॉल एहरलिक नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया डाइस का और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का। पॉल एहरलिक सेड if any bacteria adsorb stain or dye then at higher concentration of then that stain bacteria can be killed। मतलब उन्होंने ये बताया कि अगर कोई बैक्टीरिया जो है वो स्टेन को एडजॉर्ब करता है, डाई को एडजॉर्ब करता है, तो अगर वो हाई कॉन्सेंट्रेशन में उसको एडजॉर्ब करेगा तो वो जो है बैक्टीरिया किल हो सकता है। पॉल एहरलिक इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ कीमोथेरेपी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जीपर और नाइपर में पूछा गया है। डोमैक ने डिस्कवर किया था प्रोंटोसिल डाई, जो कि यूज़ किया गया था बैक्टीरिया को किल करने के लिए, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो डोमैक जो है वो प्रोंटोसिल डाई से रिलेटेड है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबको याद होना चाहिए। नाउ इन मॉडर्न एरा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सबको पता होगा कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक की डिस्कवरी की थी। एक फंगस था पेनिसिलियम नोटेटम से उन्हें पेनिसिलिन नाम के एंटीबायोटिक की खोज की थी 1928 में। पेनिसिलिन बेसिकली इनहिबिट स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। अब
S.A. वॉक्समैन, सैमुअल वॉक्समैन जो थे, उन्होंने एक्टिनोमाइसीट्स बैक्टीरिया जो कि सॉइल में पाया जाता है उसमें से स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक को एक्सट्रैक्ट किया था। इसलिए सैमुअल वॉक्समैन को हम लोग फादर ऑफ एंटीबायोटिक कहते हैं। देखिए, फादर ऑफ कीमोथेरेपी कौन थे? पॉल एहरलिच थे, और फादर ऑफ जो एंटीबायोटिक है वो सैमुअल वॉक्समैन, S.A. वॉक्समैन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नाइपर और जीपेट में पूछा गया है। चेन और फ्लोरे जो थे वो फ्लेमिंग के ही स्टूडेंट थे। फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरे तीनों को नोबेल प्राइज मिला था। नाउ एंटीबायोटिक्स में हम लोग बेसिकली सल्फोनामाइड पढ़ते हैं, बीटा लैक्टम, अमीनोग्लाइकोसाइड, मैक्रोलाइड, टेट्रासाइक्लिन और कुछ मिसलेनियस। लेकिन जो एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीमाइक्रोबियल्स हैं, उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ टॉक्सिसिटी भी होती हैं, प्रॉब्लम्स भी होती हैं, वो हम लोग जानते हैं। टॉक्सिसिटी जो हो सकती है वो लोकल हो सकती है और सिस्टेमिक भी हो सकता है। लोकल टॉक्सिसिटी मतलब गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज करते हैं, ये पेन कॉज करते हैं। एब्सिसिस मतलब फ्लूइड रिटेंशन, इंट्रामस्कुलर प्रॉब्लम होता है। IM अगर हम देते हैं तो फ्लूइड रिटेंशन होता है इससे। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, ये IV का प्रॉब्लम होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। IV इंजेक्शन से थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होता है, विच इज़ अ टाइप ऑफ वेन नेक्रोसिस। सिस्टेमिक में एंटी एनाबोलिक इफेक्ट जो है इसका साइड इफेक्ट है, नॉट गिवन फॉर मेल में हम लोग नहीं दे सकते, इससे एंटी एनाबोलिक इफेक्ट होता है। टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेशन जो है कम होता है। फॉर एग्जाम्पल अमाइनोग्लाइकोसाइड से क्या होता है? क्रेनियल नर्व डैमेज होता है, बेसिकली 8th क्रेनियल नर्व। और किडनी टॉक्सिसिटी, नर्व डैमेज, इसको हम लोग न्यूरोटॉक्सिसिटी भी कहते हैं। और किडनी डैमेज को हम लोग नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी जानते हैं, क्योंकि नेफ्रॉन जो है वो बेसिक यूनिट होता है किडनी का। वैंकोमाइसिन से हियरिंग लॉस होता है और किडनी डैमेज होता है। नाउ कमिंग टू टेट्रासाइक्लिन से हम लोग जो है एंटी एनाबॉलिक इफेक्ट होता है इसके अंदर, लीवर और किडनी को डैमेज करता है। लीवर के डैमेज को हम लोग कहते हैं हेपेटोटॉक्सिसिटी, क्योंकि जो लीवर होता है हेपेटोसाइट से मिलकर बना होता है। टेट्रासाइक्लिन को हम लोग प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं कर सकते। क्लोरामफेनिकॉल का इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है बोन मैरो डिप्रेशन और किडनी को इफेक्ट करता है। जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं उनका एक साइड इफेक्ट होता है हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन से रैसेस भी हो सकते हैं, एनाफाइलेक्टिक शॉक भी हो सकता है। एनाफाइलेक्टिक शॉक जो होता है वो सडन डेथ हो जाती है ड्यू टू हाइपर सेंसिटिविटी। पेनिसिलिन से हो सकता है, सेफलोस्पोरिन और सल्फोनामाइड से हो सकता है। ड्रग रेजिस्टेंस, ना जो भी हम लोग एंटीबायोटिक देते हैं वो रेजिस्टेंट भी हो जाते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से एंटीबायोटिक नहीं खाना चाहिए। ये नेचुरल हो सकता है और ये एक्वायर्ड भी हो सकता है। नो, जैसे पेनिसिलिन जी है वो ग्राम नेगेटिव पे इफेक्ट नहीं करता है, हम लोग ग्राम नेगेटिव के लिए पेनिसिलिन जी नहीं दे सकते। और स्ट्रेप्टोमाइसिन एनाएरोबिक बैक्टीरिया पे इफेक्ट नहीं करता है, कोई भी अमीनोग्लाइकोसाइड हो वो नहीं इफेक्ट करता है। सो अमीनोग्लाइकोसाइड बेसिकली स्ट्रेप्टोमाइसिन एनाएरोबिक बैक्टीरिया के लिए यूज नहीं हो सकता। मेट्रोनिडाजोल एरोबिक बैक्टीरिया के लिए नहीं यूज हो सकता। और कुछ एक्वायर्ड ड्रग रेजिस्टेंट होते हैं, जैसे कि म्यूटेशन का कारण हो सकता है माइक्रोब में और जीन ट्रांसफर का कारण हो सकता है। सिंगल स्टेप म्यूटेशन देखने को मिलता है स्ट्रेप्टोमाइसिन और रिफाम्पसिन के केस में। मल्टी स्टेप म्यूटेशन देखने को मिलता है एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और क्लोरामफेनिकॉल के केस में। यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जीन ट्रांसफर के द्वारा जो म्यूटेशन होता है वो 3 तरीके से हो सकता है, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। इनमें स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, यहाँ पे आप क्लियर कर लीजिए। कॉन्जुगेशन ड्यू टू फिजिकल कॉन्टैक्ट ऑफ बैक्टीरिया, फिजिकल कॉन्टैक्ट याद रखिएगा इन टर्म्स ऑफ कॉन्जुगेशन। ट्रांसडक्शन
ट्रांसफ़र ड्यू टू बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज जो होते हैं ऐसे वायरस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ट्रांसफ़र इज ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंडीशन। ये तीन वर्ड्स याद करिएगा, और कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन में डिफरेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से नाइपर में क्वेश्चन आते हैं। नाउ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। सो जो भी एंटीबायोटिक्स हम लोग लेते हैं वो बैड बैक्टीरिया पे तो काम करते ही हैं, एज वेल एज वो जो गुड बैक्टीरिया होती है हमारी बॉडी में उन पे भी काम करते हैं। जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उन्हें हम लोग गट फ्लोरा भी कहते हैं, जो कि विटामिन बी और के यूज में विटामिन बी और के को बनाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। सो जो एंटीबायोटिक होते हैं वो दोनों गुड बैक्टीरिया एज वेल एज बैड बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। डेट्स वाई जब भी देखेगा एंटीबायोटिक अगर किसी को दिया जा रहा है तो उसके साथ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी दिया जाता है, ताकि जो गुड बैक्टीरिया हैं वो किल हो तो वो रिप्लेस हो जाए। नाउ मास्किंग ऑफ इन्फेक्शन। कुछ इन्फेक्शंस को मास्क कर सकते हैं एंटीबायोटिक के यूज के थे, अगर हम लोग करते हैं तो, लाइक एंट्राइटिस। एंट्राइटिस में होता है एंटर जो होता है वो जीआईटी से रिलेटेड होता है। सो प्रॉब्लम इन जीआईटी ड्यू टू द बैक्टीरिया। अगर मान लीजिए एंट्राइटिस किसी को है, हम लोग उसको ट्रीट करने के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन देते हैं उसको। अगर वो पेशेंट को टीबी था तो टीबी का इन्फेक्शन जो है मास्क हो जाएगा, तो सिम्टम जो है टीबी के नहीं आएंगे और इससे प्रॉब्लम हो सकती है। आपको समझ आ गया होगा कि अगर किसी को पेशेंट को एंट्राइटिस है उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग स्ट्रेप्टोमाइसिन देते हैं और उसको टीबी था पहले से, तो जो टीबी का इन्फेक्शन जो है वो भी मास्क हो जाएगा ड्यू टू स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो मास्किंग ऑफ द इन्फेक्शन इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम विद एंटीबायोटिक्स। नाउ कमिंग टू सुपर इन्फेक्शन और सुप्रा इन्फेक्शन। अपीयरेंस ऑफ न्यू इन्फेक्शन ड्यू टू एंटी माइक्रोबियल थेरेपी। तो एंटी माइक्रोबियल थेरेपी से न्यू अगर इन्फेक्शन आता है तो उसे हम लोग सुपर इन्फेक्शन भी कहते हैं और सुप्रा इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। हम लोग इसको टेबल के फॉर्म में देख लेते हैं। जो भी एंटीबायोटिक हैं वो गुड और बैड बैक्टीरिया दोनों पे काम करते हैं। तो जो बॉडी के जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं हमको, और बैड बैक्टीरिया जो है वो तो जानते ही हैं उनको किल करना ही है, डिस्ट्रॉय ऑल बैक्टीरिया। तो जो एंटीबायोटिक होता है वो गुड एज वेल एज बैड बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है। कोई भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता है। देखिए यहाँ पे गुड बैक्टीरिया भी था, बैड बैक्टीरिया भी था हमारे जीआईटी में, लेकिन यहाँ पे कुछ भी बैक्टीरिया नहीं प्रेजेंट है। इन दिस पीरियड इफ़ एनी न्यू बैक्टीरिया अटैक, अगर कोई भी न्यू बैक्टीरिया इस पर अटैक करेगा तो डिजीज़ जो है वो हो जाएंगे ड्यू टू लो इम्यूनिटी, क्योंकि इम्यूनिटी ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमारे जो अच्छे बैक्टीरिया हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। इसलिए जो है सुपर इन्फेक्शन जो है एंटीबायोटिक के ट्रीटमेंट से हो सकता है। अब हम लोग कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं जो हमेशा जीपैट नाइपर में पूछे जाते हैं, और इसको आप बाय हार्ट याद कर लीजिएगा। जैसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनसे रिलेटेड डिजीज़ और उनके ट्रीटमेंट में कौन सा ड्रग यूज़ करते हैं। तो जो कैंडिडा एल्बिकेंस है वो वल्वो वेजानाइटिस कॉज करवाता है, जो कि एक फंगल इन्फेक्शन होता है, और डायरिया कॉज करवाता है। इसके ट्रीटमेंट में हम लोग निस्टेटिन और क्लोट्रीमोक्साजोल देते हैं, दोनों जो है वो एंटी फंगल ड्रग होते हैं। और एक रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस होता है जो कि एंट्राइटिस कॉज करता है, और इसके ट्रीटमेंट में हम लोग वैंकोमाइसिन देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोस्ट्रीडियम डिफिकल जो होता है वो स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस करवाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ट्रीटमेंट में हम लोग मेट्रोनिडाजोल देते हैं। प्रोटियस बैक्टीरिया जो है वो एंड्राइटिस करवाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करवाता है, जिसके ट्रीटमेंट हम लोग सेफोलोस्पोरिन, जेंटामाइसिन एंड पेनिसिलिन देते हैं उसके ट्रीटमेंट में। स्यूडोमोनास जो है वो एंट्राइटिस या यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करवाता है, सेम। इनके ट्रीटमेंट में हम लोग सेफोलोस्पोरिन, जेंटामाइसिन, पाइपरासिलिन एंड सेप्टाजिडिन देते हैं। ये सब आप अगर पढ़े होंगे तो जानते होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो हम आने वाली वीडियो में आपको बता देंगे। सेफलोस्पोरिन जो है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होता है, जेंटामाइसिन अमाइनोग्लाइकोसाइड होता है, पेनिसिलिन भी बीटा लैक्टम होता है। तो हम लोग आगे पढ़ लेंगे। अब ये था इंट्रोडक्शन के बारे में,
और वहाँ से आपको जितने चीज़ें मैंने बोला इंपॉर्टेंट है वो आप याद कर लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं सल्फोनामाइड। ये एक एंटीबायोटिक की कैटेगरी होती है, सल्फोनामाइड कैटेगरी। ये जो है फर्स्ट एंटीमाइक्रोबियल एजेंट हैं जो कि पायोजेनिक इन्फेक्शन के अगेंस्ट एक्टिव होते हैं। पायोजेनिक मतलब पस फॉर्मिंग सेल्स। पस जो होते हैं मवाद को कहते हैं, हिंदी में मवाद कहते हैं उसको, और पस जो वो इन्फेक्टेड फ्लूइड को कहते हैं। अब मैंने पहले बताया डोमेक जो थे उन्होंने एक डाई की खोज की थी, प्रोंटोसिल सबसे पहले, जो कि रेड कलर का होता है। उसके अंदर जो है एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी थी। प्रोंटोसिल का केमिकल नेम जो होता है सल्फोनामाइडो क्राइसोनिडीन। इट इज़ फर्स्ट यूज्ड फॉर स्टेप्टोकोकस इन्फेक्शन इन माइस। जो एक्टिव मोइटी होता है प्रोंटोसिल का वो होता है सल्फानिलामाइड, जिसके अंदर एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी होती है। ये होता है सल्फानिलामाइड का स्ट्रक्चर, जिसमें 4th पोजीशन पे NH2 है अमीनो ग्रुप, और यहाँ पे सल्फोनामाइड ग्रुप है। NH2 ग्रुप इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी विच इज़ फ्री। जो NH2 होता है ग्रुप होता है वही एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, रिस्पॉन्सिबल भी होता है। SO2NH2 विच इज सल्फोनामाइड ग्रुप इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फार्माकोकाइनेटिक एक्टिविटी, ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉलिबिलिटी के लिए और फार्माकोकाइनेटिक एक्टिविटी के लिए SO2NH2 इंपॉर्टेंट होता है। सल्फोनामाइड इज इफेक्ट इन बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सल्फोनामाइड जो होता है वो ग्राम पॉजिटिव के लिए इफेक्टिव भी होता है और ग्राम नेगेटिव के लिए भी इफेक्टिव होता है। सल्फोनामाइड जो होता है एक एंटी मेटाबोलाइट कैटेगरी का ड्रग होता है। नाउ कमिंग टू क्लासिफिकेशन, जिसको हम लोग ट्रिक की मदद से याद करेंगे। जो सल्फोनामाइड है वो शॉर्ट एक्टिंग होता है, लॉन्ग एक्टिंग हो सकता है, और इंटरमीडिएट एक्टिंग हो सकता है, लॉन्ग एक्टिंग हो सकता है, और मिसलेनियस कुछ स्पेशल पर्पस के होते हैं। जो शॉर्ट एक्टिंग होते हैं उनका जो हाफ लाइफ होता है 4 to 8 आवर्स होता है। इसका एग्जांपल है सल्फर डायाजीन। डाया मतलब दिया, दिया नाम की लड़की जो है वो शॉर्ट थी, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, शॉर्ट थी दिया नाम की लड़की, सल्फर डायाजीन। इंटरमीडिएट एक्टिंग जिनका हाफ लाइफ 8 to 12 आवर्स होता है, इसका एग्जांपल है सल्फा मिथोक्साजोल। तो हम इंटर में मैथ ऑक्स की तरह पढ़ते थे, तो मिथोक्साजोल जो है वो इंटरमीडिएट एक्टिंग ड्रग है। अब लॉन्ग एक्टिंग तो याद हो जाएगा क्योंकि शॉर्ट और इंटरमीडिएट याद हो चुका है। सल्फाडॉक्सिन जो है और सल्फामिथोपैराजीन जो है वो लॉन्ग एक्टिंग होते हैं। सल्फाडॉक्सिन मलेरिया के ट्रीटमेंट में होता है और मिसलेनियस। मैफेनाइड जो होता है वो स्यूडो सल्फोनामाइड होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है, और नाइपर में तो ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं, वेरी शॉर्ट, वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं नाइपर में। नाइपर में सिर्फ एक्यूरेसी मैटर करती है, एक्यूरेसी, अगर आप एक्यूरेट हैं तो आपके सिलेक्शन हो जाएगा। अब आते हैं सल्फासालाजिन। सल्फासालाजिन जो है वो पेट से रिलेटेड है, तो इट इज़ रिलेटेड टू GIT। सल्फा एसिटामाइड, सीता की आई बहुत अच्छी थी, मतलब ये ऑक्यूलर इन्फेक्शन में जो होता है, ऑक्यूलर इन्फेक्शन में जो होता है सल्फा एसिटामाइड। सिल्वर सल्फा डायाजिन, बॉडी का बर्न होने से सिल्वर कलर हो जाता है, ये एक ट्रिक है, इसकी वजह से आप याद कर सकते हैं। इसका मतलब बर्न ट्रीटमेंट में हम लोग सिल्वर सल्फा डायाजिन यूज करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ द सल्फोनामाइड। तो जो बैक्टीरियासाइडल ड्रग होते हैं वो बैक्टीरिया को किल करते हैं, और बैक्टीरियोस्टैटिक जो ड्रग होते हैं वो इनहिबिट करते हैं ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। जो सल्फोनामाइड है वो बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं, हमेशा प्रिवेंट मेटाबॉलिक रिएक्शन, ये मेटाबॉलिक रिएक्शन को प्रिवेंट करते हैं। इसका एक ट्रिक है, ये एस की तरह, एस से स्टार्ट होता है सल्फोनामाइड और एस से होता है स्टैटिक। इसका मतलब जो सल्फोनामाइड होता है हमेशा स्टैटिक होते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है कि बैक्टीरिया को के डीएनए सिंथेसिस के लिए जो फॉलिक एसिड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, फॉलिक एसिड रिक्वायर्ड होता है। सो फॉलिक एसिड हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो
फॉलिक एसिड बनता है पाबा से, PABA पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, और टेरेडीन और ग्लूटामिक एसिड जब मिलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फोलेट सिंथेसिस फॉलिक एसिड बनता है। ठीक है, तो जो सल्फोनामाइड है वो इस पाबा की जगह ले लेता है, जिससे कि फॉलिक एसिड सिंथेसिस नहीं हो पाता है और बैक्टीरिया का ग्रोथ जो है रुक जाता है। अब मोड ऑफ एक्शन क्या है? सल्फोनामाइड रिप्लेस पाबा एंड प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ फॉलिक एसिड। जैसा मैंने पहले बताया, सल्फोनामाइड ऑल्सो इनहिबिट फोलेट सिंथेसिस। जो सल्फोनामाइड है वो फोलेट सिंथेटेज को इनहिबिट करते हैं, यहाँ पे ये जो एंजाइम है इसको इनहिबिट करते हैं, रिडक्टेज को इनहिबिट नहीं करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा कन्फ्यूज होता है बच्चों को, जो सल्फोनामाइड होते हैं वो सिंथेटेज को इनहिबिट करते हैं, रिडक्टेज को नहीं इनहिबिट करते हैं। रिडक्टेज को इनहिबिट करता है क्वाट्रीमोक्साजोल, क्वाट्रीमोक्साजोल जो हम आगे पढ़ेंगे। सल्फोनामाइड डज नॉट इफेक्ट ह्यूमन फॉलिक एसिड। सल्फोनामाइड जो है वो ह्यूमन के फॉलिक एसिड को इन्फेक्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि फॉलिक एसिड हम लोग के बॉडी के अंदर बनता ही नहीं है, ह्यूमन के अंदर, वो हम लोग डाइट में लेते हैं। ठीक है। नो फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फोनामाइड। एब्जॉर्प्शन, दीज आर रैपिडली एब्जॉर्ब फ्रॉम द जीआईटी, ये जीआईटी से रैपिडली एब्जॉर्ब होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीली क्रॉसेस द प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा को फ्रीली क्रॉस कर सकते हैं। मेटाबॉलिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट, मेटाबॉलिज्म जो होता है इनका एसिटाइलेशन से होता है। N4 पोजिशन में बेसिकली मेटाबोलाइज्ड फॉर्म ऑफ सल्फोनामाइड इज इनएक्टिव। जब वो मेटाबोलाइज होते हैं उनका जो फॉर्म होता है वो एक्टिव हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। मेटाबोलाइट्स ऑफ सल्फोनामाइड आर नॉट सॉल्युबल इन यूरिन, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा क्वेश्चन पूछ जाते हैं। जो सल्फोनामाइड का मेटाबोलाइट होता है वो यूरिन में सॉल्युबल नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे क्रिस्टल फॉर्म करता है, क्रिस्टल यूरिया जिसे बोलते हैं। तो जो सल्फोनामाइड जो है उसका एक इम्पॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है क्रिस्टल यूरिया, बेसिकली ये लो पीएच पे होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे। ड्रग्स दैट आर मेटाबोलाइट बाई एसिटाइलेशन, ऐसे ड्रग जो कि एसिटाइलेशन से मेटाबोलाइज होते हैं वो सिप ड्रग होते हैं, SHIP। इनका एक ट्रिक है याद करने के लिए, सल्फोनामाइड, जितने भी सल्फोनामाइड है उनका मेटाबॉलिज्म जो होता है वो एसिटाइलेशन की मदद एसिटाइलेशन प्रोसेस होगा। हाइड्रोलाजीन हो गया और आइसोनियाजिड और प्रोकेनामाइड। अब हम लोग यूजेस पे आते हैं सल्फोनामाइड के। तो सल्फर डायाजीन जो है वो शॉर्ट एक्टिंग है, क्योंकि हमने देखा था कि दिया नाम की लड़की जो है वो शॉर्ट थी और दिया नाम की लड़की को मेनिंजाइटिस में प्रॉब्लम है। इसका मतलब जो सल्फर डायाजीन है वो इट इज़ प्रीफर्ड फॉर मेनिंजाइटिस ट्रीटमेंट। सल्फामिथोक्साजोल, सल्फामिथोक्साजोल जो होता है वो ट्राइमिथोप्रिन से मिलके हम लोग इसको कंबाइन करते हैं और बनाता है क्वाट्रीमोक्साजोल, जिसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं इसको डिटेल में। इसका कॉम्बिनेशन को हम लोग देते हैं ट्रीटमेंट के लिए। इसको हम लोग कंबाइन इसलिए करते हैं क्योंकि इनका जो दोनों का टी हाफ होता है सल्फामिथोक्साजोल और ट्राइमिथोप्रिन का, वो ऑलमोस्ट सेम होता है 10 आवर का। सल्फाडॉक्सिन और सल्फामिथोपायराजिन, इन दोनों ड्रग से रिलेटेड ये पॉइंट्स हैं। सल्फाडॉक्सिन और सल्फामिथोपायराजिन यूज्ड इन मलेरिया, ये मलेरिया के ट्रीटमेंट में होते हैं। बेसिकली क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट फैल्सीपेरम मलेरिया में यूज होते हैं। ये जो है पायरीमिथामिन के साथ कंबाइन करके यूज होते हैं। टोक्सोप्लाज्मिसिस टी गोंडाई, सल्फाडॉक्सिन और सल्फामिथोपायराजिन यूज होते हैं। नीमोसिस्टिक जीरोवेसिस, इनके इन्फेक्शन में भी यूज होते हैं ये दोनों ड्रग्स। मेफेनाइड, मेफेनाइड को हम लोग सूडो सल्फोनामाइड बोलते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया। और जो मेफेनाइड होता है उसके अंदर कार्बोनिक एनाइडेज इनहिबिटर की प्रॉपर्टी भी होती है। मेफेनाइड जो होता है वो बर्न थेरेपी में यूज होता है इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। इसको हम लोग टॉपिकली यूज़ करते हैं। सिल्वर सल्फर डायाजीन, पहले बताया कि डायाजीन बर्न थेरेपी में होता है। सिल्वर सल्फर डायाजीन, सिल्वर बर्न, इट इज ए ड्रग ऑफ चॉइस। सल्फासालाजीन जो है इट प्रोड्यूसेस सुपर ऑक्साइड रेडिकल, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज ए प्रो ड्रग विच इज कन्वर्टेड इनटू सल्फापिरिडीन एंड 5-ASA
5 अमीनो सैलिसाइलिक एसिड, 5 अमीनो सैलिसाइलिक एसिड, जो कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में यूज होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये एब्जॉर्ब नहीं होता है और ये सिस्टमिकली एब्जॉर्ब होता है। तो रुमेटॉइड आर्थराइटिस में सल्फाप्रिडिन यूज होता है। और सलाजीन जो है वो एजोरिडक्टेज की वजह से इन दोनों में कन्वर्ट होता है, एजोरिडक्टेज। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सल्फाएस्टामाइड यूज टॉपिकली, मेनली सल्फाएस्टामाइड को हम टॉपिकली यूज करते हैं ऑक्यूलर इन्फेक्शन में। पहले ही मैंने इसको ट्रिक दे चुका है आपको। सल्फोनामाइड इनहिबिट डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज। मैं इतनी बार आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप गलती ना करें। विच इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ डाइहाइड्रोफोलिक एसिड, DHFA के फॉर्मेशन के लिए जो रिक्वायर्ड होता है। सल्फोनामाइड डज नॉट इनहिबिट डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, एक बार और बता दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और जो कॉट्रीमोक्साजोल है वो रिडक्टेज को इनहिबिट करता है, DHFR। सल्फोनामाइड एक्ट बाय कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब क्वेश्चन आ सकता है कि सल्फोनामाइड एक्ट कॉम्पिटिटिवली, नॉन कॉम्पिटिटिवली, तो आप कैसे बताएंगे? इसलिए आप इसको भी याद कर लीजिए कि कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है। स्टेवन जॉनसन सिंड्रोम जो है वो स्पेसिफिक जो है इसका साइड इफेक्ट होता है सल्फोनामाइड का। आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। नाउ सल्फोनामाइड का सेकंड पार्ट, एडवर्स इफेक्ट ऑफ सल्फोनामाइड। क्रिस्टल यूरिया जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, पहले बता दिया। नोजिया वोमिटिंग नॉट इम्पॉर्टेंट, सबका ही होता है मतलब मोस्टली हम लोग ऐसा करते हैं कि सभी ड्रग्स का साल नोजिया वोमिटिंग करते रहते हैं। गैस्ट्रिक पेन, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेवन जॉनसन सिंड्रोम, जो कि टाइप 2 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होता है। जो मेटाबोलाइट होता है सल्फोनामाइड का वो इनसॉल्युबल होता है एसिडिक यूरिन में, इसलिए वो क्रिस्टल फॉर्म करता है। फिर से क्रिस्टल यूरिया। और जो G6PD डिफिशिएंट पेशेंट होते हैं उनमें हीमोलाइसिस कॉज करता है सल्फोनामाइड्स, इसलिए हमको G6PD डिफिशिएंट पेशेंट में सल्फोनामाइड नहीं दे सकते। अब मैंने बोला ना कॉट्रीमोक्साजोल आगे पढ़ेंगे, तो कॉट्रीमोक्साजोल जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है ट्राइमिथोप्रिम और सल्फामिथोक्साजोल का। CO मतलब होता है कॉम्बिनेशन, ट्राई मतलब ट्राइमिथोप्रिम, ट्राइम ऑक्साजोल मतलब सल्फामिथोक्साजोल। नौ देर मैकेनिज्म एक्शन क्या होते हैं वो बता दूँ, पहले बता चुका कि ये डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करते हैं, ये तो आपको पहले बता चुका हूँ। अब एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे नोट में मेंशन है तो बता देता हूँ। जो बोन से बोन का जो कनेक्शन होता है वो लिगामेंट के द्वारा होता है, और बोन से मसल जो होता है वो टेंडन के कारण होता है। ठीक है। कॉट्रीमोक्साजोल स्ट्रांगली इनहिबिट डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंड फोलेट सिंथेटेज, ये दोनों को इनहिबिट करता है, इसीलिए ये बैक्टीरिया को किल कर देता है। अब मैंने पहले बता दिया कि जो भी सल्फोनामाइड होते हैं वो बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है कि जो कॉट्रीमोक्साजोल होता है वो बैक्टीरिया को किल भी करता है। कॉट्रीमोक्साजोल बैक्टीरिसाइडल होता है एज गिवन इन कॉम्बिनेशन, और इनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 1:5 के रेशियो में होता है। अब बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ट्राइमिथोप्रिन 5 देंगे कि सल्फोमिथोक्साजोल 5 देंगे, तो इसको याद करने का ट्रिक ये है कि जो सल्फोमिथोक्साजोल है वो 5 से रिलेट करता है, ऐसा सिमिलर लगता है कि ना 5 और सल्फोमिथोक्साजोल। तो ट्राइमिथोप्रिन जो है वो हमेशा 1 के रेशियो में होता है, और सल्फोमिथोक्साजोल है वो 5 के रेशियो में होता है कॉट्रीमोक्साजोल में। नो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन जो अगर जब वो एब्जॉर्ब होता है प्लाज्मा में जाता है तो उनका जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है वो 1:20 रहता है। ट्राइमिथोप्रिन हमेशा 1 ही रहता है, लेकिन जो सल्फामिथोक्साजोल है वो 5:4 मतलब 20 उसका रेशियो रहता है, 1:20 जो इसका रेशियो रहता है। नाउ ट्राइमिथोप्रिम जो कि एक एंटीफोलेट एक्टिविटीज़ के अंदर होती है, वो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, प्रेगनेंसी में यूज नहीं करते हैं ट्राइमिथोप्रिम को। सो कॉट्रीमोक्साजोल को भी हम लोग प्रेगनेंसी में यूज नहीं कर सकते। कुछ इंपॉर्टेंट यूजेज जो है कॉट्रीमोक्साजोल के ये हो सकते हैं, UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, नीमोसिस्टिक जीरोवेस एक डिजीज़ होता है, फंगस और नीमोसिस्टिक कैरनी में यूज होता है। डायरिया, डिसेंट्री इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोस्टेट फ्लूइड प्रोस्टाइसिस
वेजाइनल फ्लूइड के ट्रीटमेंट में होता है, टाइफाइड के ट्रीटमेंट में होता है कॉट्रिमोक्साजोल इंपॉर्टेंट है, और कैंक्रोइड में होता है वेरी इंपॉर्टेंट। कैंक्रोइड में क्या होता है, जेनिटल सोर्स होते हैं, जो जेनिटल होते हैं हमारे जेनिटल पार्ट होते हैं उनमें सोर्स देखने को मिलता है कैंक्रोइड डिजीज में। इनकी ट्रीटमेंट में हम लोग यूज़ करते हैं कॉट्रिमोक्साजोल। कॉट्रिमोक्साजोल जो है वो ट्राइमिथोप्रीम और कॉट्रिमोक्साजोल अलग होता है, और ये कॉट्रिमाजीन है जो कि ट्राइमिथोप्रीम और सल्फर डायाजीन का कॉम्बिनेशन है। अब ड्रग के नाम में CO का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, मतलब CO जो हो गया आपका कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ट्राया मतलब ट्राइमिथोप्रीम और माजीन मतलब सल्फर डायाजीन, तो आपको याद रहेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखना है इस क्लास से, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्लास थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन होप आपको ये अच्छा लगा होगा और आपको समझ आया होगा। तो सबसे पहला जो सिंथेटिक एंटीबैक्टीरियल होता है वो होता है सल्फोनामाइड्स। हम लोग देखा इनका मोड ऑफ एक्शन होता है जो इनहिबिट करते हैं डाईहाइड्रोटोरेट सिंथेटेज को। ये बैक्टीरियोस्टैटिक नेचर के होते हैं, और इनका कॉम्बिनेशन होता है कॉट्रिमोक्साजोल होता है और एक कॉट्रिमाजीन होता है। कॉट्रिमाजीन में सल्फर डायाजीन यूज मतलब कॉम्बाइन होता है। इनका एडवर्स इफेक्ट होता है वो क्रिस्टल यूरिया और स्टेवन जॉनसन सिंड्रोम। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो आप एक फीडबैक मैसेज की तरह आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर अच्छा लगा, ताकि मैं और क्लास लेकर आऊँ आपके लिए। क्लास थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन इसमें